इसकी जो जैसे अभी बताया था एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये सारा एंडोक्राइन है। अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती से इंसान को बनाया है। और ये साइड पे इसका एक्सोक्राइन पार्ट, उसके एसिनाई हैं। और यहाँ पे ये जो ब्लू कलर के सेल्स हैं ये बीटा सेल्स हैं। उसके अलावा इसके अंदर अल्फा सेल्स हैं, उसके अलावा एफ सेल्स हैं। आपका एक प्री टेस्ट में क्वेश्चन था कि क्या जो अल्फा सेल्स हैं वो इंसुलिन पैदा करते हैं, तो नो, अल्फा सेल्स जो हैं वो ग्लूकागॉन पैदा करते हैं। या पोस्ट टेस्ट में भी आएगा क्वेश्चन, दोबारा रिपीट होगा। बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन पैदा करते हैं, और अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन पैदा करते हैं। और ये इंसुलिन और ग्लूकागॉन एक दूसरे के अपोजिट हैं, काम करते। इंसुलिन शुगर को, ग्लूकोज को कम करती है, ग्लूकागॉन ग्लूकोज को बढ़ाता है जिसमें। तो बीटा सेल्स इंसुलिन, अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन। जी। ये हम देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसे इंसुलिन जो है वो सेल्स के साथ एक्शन कैसे उसका होता है। ये बड़ी ही जबरदस्त और सिंपल सी है डायग्राम बताने के लिए कि ये एक सेल है, और यहाँ पे इंसुलिन का रिसेप्टर है, और ये ऊपर येलो कलर में इंसुलिन का हार्मोन है, मॉलिक्यूल है। ये बिल्कुल लॉक एंड की मॉडल है, कि ये जैसे एक चाबी आके अपने लॉक में, ताले में आप लगाते हैं तो लॉक खुल जाता है। तो ये इंसुलिन जो है ये बेसिकली की है। और ये लॉक जो इसका रिसेप्टर है इसके अंदर लगेगी, तो इधर दूसरी तरफ सेल के ऊपर ग्लूकोज के मौजूद हैं इसके चैनल्स। तो वो चैनल या वो डोर खुल जाते हैं, और ग्लूकोज अपने सेल चाहे उस चैनल या उस डोर के जरिए सेल के अंदर चली जाती है। तो इंसुलिन का काम ये है कि इंसुलिन ने लॉक की तरह उसको खोलना है। सेल की मेम्ब्रेन के अंदर ये लगे हुए होते हैं ये सारे रिसेप्टर्स और ये जो चैनल्स हैं। तो ग्लूकोज अंदर चला जाता है। ये दूसरी स्टेप में देखिए, इंसुलिन आके की तरह लॉक के ऊपर लगी है, तो साथ ही इधर से चैनल खुल गया, ग्लूकोज का चैनल, और ये डोर कह लें खुल गया, और ग्लूकोज अंदर चलेगी। इतना सिंपल सा ये एक मैकेनिज्म है। ये देखिए एक और ये कार्टून सा, इसके अंदर ये की है, और ये लॉक के अंदर लगी, और ये ग्लूकोज है, शुगर, और ये डोर खुल गया। ठीक है, शुगर के ऊपर डॉलर का भी निशान डाला हुआ है, क्योंकि ये पैसों से आती है, एनर्जी है ये। डॉलर भी एनर्जी है और ये शुगर भी एनर्जी। तो लॉक, चाबी लगी और वो इंसुलिन है, और ये डोर खुल गया। अब ये ग्लूकोज अंदर उस बिल्डिंग में यानी सेल के अंदर जा सकती है। एक और डायग्राम यही समझाने के लिए कि ये जो फीमेल हैं ये इंसुलिन, ये ग्रोसरी करके लाई हैं शुगर। ठीक है, तो ये आगे बिल्डिंग है वो मसल है। तो इंसुलिन ने शुगर को उठाया हुआ है अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो वो अंदर कहाँ जाना है, सेल्स के मसल्स। मसल्स जो है वो एनर्जी का उनको सोर्स चाहिए ग्लूकोज, तो मसल्स के अंदर जाना है ग्लूकोज ने। इसी तरीके से एक और डायग्राम के, ये पंप स्टेशन है, गैस स्टेशन कह लें। जो शुगर है वो फ्यूल है, और जो फिलर है वो इंसुलिन का काम कर रहा है, हेल्प कर रहा है शुगर को इस मसल के अंदर यानी सेल के अंदर लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये एक सेल वाल, एक सेल की दीवार को यहाँ से बड़ा करके फिर यहाँ दिखाया है, कि वही जो भी हमने पीछे देखी है चीजें दो तीन स्टेप पे जरा, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि ये इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स आके अपने रिसेप्टर पे लगते हैं, तो इधर ये ग्लूकोज के चैनल खुल जाते हैं, और ये पेंटा हेक्सागोन टाइप ये जो स्ट्रक्चर है, ये ग्लूकोज शो की है, ये सेल के अंदर चले जाते हैं। तो शुगर क्या है, असल में डायबिटीज क्या है, ये एक एन अपसेट ग्लूकोज बैलेंस है, कि जब बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज जमा हो जाती है तो फिर वो डायबिटीज की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ठीक है जी, यहाँ तक हमने डायबिटीज, इंसुलिन और उसका मैकेनिज्म, कैसे वो की एंड लॉक वाला मॉडल है, उसको हमने जानने की कोशिश की है। आगे हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स। ये भी एक क्वेश्चन था उसमें प्री टेस्ट के अंदर के, शुगर की, जाबितस की एक ही किस्म है। तो हम देखते हैं कि कितनी किस्में हैं शुगर की। डायबिटीज की एक टाइप 1 है डायबिटीज। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं। डिपेंडेंट का मतलब हुआ कि ये इंसुलिन के बगैर गुजारा नहीं। इंसुलिन जो है वो आपको हर सूरत लेनी पड़ेगी। ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, टाइप 1। ठीक है, इसके अंदर इसकी पैथोफिजियोलॉजी अगर हम बात करें कि क्या है, कि इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे होती है, तो वो एक ऑटो इम्यून बीटा सेल डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, उसके नतीजे में एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाती है। अच्छा, ऑटो इम्यून बीटा सेल डिस्ट्रक्शन क्या है, इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे के समझाता हूँ। कि बहुत सारी हमारे यहाँ ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं। ऑटो इम्यून ये हैं कि हमारा अपना जो इम्यून सिस्टम है, ऑटो का मतलब सेल्फ,
इम्यून का मतलब इम्यून सिस्टम। अगर हमारा अपना ही जो डिफेंस सिस्टम है, हमारा बॉडी का जो मुदाफती निज़ाम है, अगर वो हमारी ही बॉडी के अपने मुख्तलिफ सेल्स या ऑर्गन्स या टिश्यूज के ऊपर अटैक कर दे, तो उसके नतीजे में जो बीमारी होती है वो ऑटोम्यून डिजीज कहलाती है, या ऑटोम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। मसलन एक एसएलई है डिजीज, मसलन रोमेटिक आर्थराइटिस है, ठीक है। ये ऑटोम्यून डिजीज है, और इस तरह की इनकी एक लंबी लिस्ट है। टाइप 1 भी ऑटोम्यून डिजीज है। होता क्या है एक्चुअली, कभी ये चूंकि यंग एज में हो जाती है, कि ख्याल है अभी तक बहुत ही क्लियर कट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, लेकिन मोस्टली जो साइंटिस्ट हैं उनका कभी ख्याल ये है, यानी उनका ख्याल है कि अप टू 90% ये बात दुरुस्त है कि जो फ्लू का वायरस है, एक्चुअली उसकी शेप वायरस की और जो हमारे बीटा सेल्स हैं इनकी शेप एक जैसी है। अब जब बचपन में कभी फ्लू होता है, तो जब वो फ्लू का वायरस बॉडी में आया, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो फ्लू के वायरस को अटैक करता है, तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है जो फ्लू के वायरस के लिए उसको किल करेंगी। लेकिन क्योंकि हमारे बीटा सेल्स भी उस जैसे मिलते जुलते हैं, ये वैसा ही है कि अगर किसी और आर्मी का जो बंदे हैं वो हमारी आर्मी जैसा ही वर्दी पहन लें या हमारे लोगों जैसी, तो हो सकता है हम उन दुश्मन को मारते मारते अपने लोगों को भी मार लें, अटैक कर लें, क्योंकि उन्होंने भी वही वर्दी पहनी हुई। तो हमारे जो बीटा सेल्स और फ्लू का वायरस है उनकी शेप बहुत एक जैसी है। तो ये कभी ख्याल है कि जब फ्लू होता है हुआ यंग एज में, तो हमारा इम्यून सिस्टम अटैक फ्लू वायरस को करता है, उसमें वो जो एंटीबॉडीज बनाता है वो इक्वली जाके फ्लू वायरस को भी मारेंगी, किल करेंगी, और हमारे बीटा सेल्स भी उसमें जो है वो डैमेज हो जाते हैं, और सो उसके नतीजे में फिर इंसुलिन बनाने की जो है वो खत्म हो जाती है काबिलियत। तो ये है टाइप 1। इसके अंदर बीटा सेल्स जो हैं वो, यानी जो इंसुलिन पैदा करने की फैक्ट्रीज हैं, वो खराब हो जाती हैं, वो अवेलेबल नहीं होती, इसलिए बाहर से। अच्छा, जो अंदर हमारी इंसुलिन पैदा होती है, हम उसको टेक्निकल टर्म में इंडोजिनस, इंडोजिनस का मतलब होता है जो अंदर पैदा हो, अंदर से चीज हो, उसको इंडोजिनस बोलेंगे। एंडो का मतलब ही अंदर होता है। और जो हम फिर बाहर से इंसुलिन लेते हैं, दी जाती है टीकों की शक्ल में, उसको एक्सोजिनस बोलेंगे। एक्सो मीन्स आउटसाइड, बाहर से, ठीक है। तो टाइप 1 वाले जो हैं इनको सारी उम्र एक्सोजिनस बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ेगी, उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उसके बगैर जिंदगी नहीं। उनके लिए, टाइप 1 वालों के लिए जो इंसुलिन है ये आबे हयात है, ठीक है। ये है टाइप 1। उसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज। ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। इसके अंदर इंसुलिन, ये टोटली डिफरेंट डिजीज है। टाइप 2 जो है इसमें इंसुलिन का उस तरह से इशू नहीं होता, इसको हम जब आगे फिर डिटेल में देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर प्रोग्रेसिव लॉस होगा आहिस्ता आहिस्ता बीटा सेल्स का, और इंसुलिन रेजिस्टेंस इसका असल जो है वो हॉलमार्क, और इसकी जो असल करेक्टरिस्टिक्स है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, तीसरी किस्म ये होगी टाइप 1, हो गई बिल्कुल इंसुलिन डिपेंडेंट, बीटा सेल जो है वो डिस्ट्रक्शन हो गई है, और वो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। टाइप 2 जो है इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बॉडी इंसुलिन तो पैदा कर रहा है, लेकिन उसका एक्शन जो है, जैसे हमने शुरू में डेफिनेशन में पढ़ा था कि या तो पैदा नहीं हो रही जैसे टाइप 1 में, या उसका पैदा तो हो रही है, कुछ है बॉडी में इंसुलिन, लेकिन वो एक्शन ही नहीं हो पा रहा उसका। तो वो टाइप 2 में ये हो रहा है, उसी को हम इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, कि इंसुलिन मौजूद है लेकिन बॉडी इसको कबूल नहीं कर रही, वो बॉडी के सेल्स पे काम नहीं कर पा रही, ग्लूकोज को उठा के सेल्स के अंदर नहीं ले जा पा रही, तो इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो टाइप 2 जो है उसके अंदर इंसुलिन, एक लफ्ज में कि वो क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तीसरी किस्म है जेस्टेशनल डायबिटीज, ये है हमल के दौरान की डायबिटीज, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस ड्यू टू प्लेसेंटल हार्मोन्स, ये तकरीबन 24th वीक में जाके जो है वो प्लेसेंटल हार्मोन्स सिक्रीट होने शुरू होते हैं, तो उनके नतीजे में इंसुलिन रेजिस्टेंस आती है, और उसके नतीजे में जो है वो शुगर हाई, हाइपरग्लाइसीमिया होने लग जाता है, और उसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। जो जेस्टेशनल डायबिटीज उसके लिए वो बिफोर 24 वीक्स नहीं होती है। अगर अर्ली प्रेगनेंसी में, इसका मतलब या तो पेशेंट को टाइप 1 है या उसको टाइप 2 है। जेस्टेशनल जो है वो 24 वीक से ऑनवर्ड हम फिर उसको देख वो हो सकती है, क्योंकि वो प्लेसेंटल हार्मोन उस वक्त सिक्रीट होना शुरू होते हैं। ये भी आपको टाइप 1 और 2 का फर्क बताने के लिए, कि देखिए टाइप 1 के अंदर जो इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स हैं वो इस लायक एक तो थोड़े हैं, और दूसरा वो बिल्कुल डी शेप्ड हैं प्रॉपर, वो जाके अपने इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, जो उनके रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इसलिए ग्लूकोज अंदर नहीं जाएगी। टाइप 2 के अंदर इंसुलिन तो मौजूद है, ठीक है, ये पर्पल कलर के जो पैरामिड्स हैं, लेकिन जो है वो रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ, ठीक है, जिस वजह से वो ग्लूकोज के चैनल को खोल नहीं पा रहे।
और फिर आगे हम जल्दी से, हमारी ये तकरीबन लास्ट स्लाइड है जी, कि सेकेंडरी डायबिटीज हैं। एक थी टाइप 1 हमने पढ़ी, टाइप 2, तीसरी थी जेस्टेशनल डायबिटीज। इसके बाद कुछ और तरह की थोड़ी थोड़ी तादाद में डायबिटीज की किस्में हैं, उनको सेकेंडरी डायबिटीज बोलते हैं। उनके अंदर एक, जस्ट आपके लिए ये है कि आप एक दफा नाम सुने होंगे, तो कभी कहीं कोई बात होती है तो आपने ये नाम सुने हुए होंगे, तो उसका भी फायदा होता है। तो इसमें मोनोजेनिक डायबिटीज सिंड्रोम होती है। इसमें दो तरह की हैं, न्यूनेटल डायबिटीज और एक को मोडी बोलते हैं, मोडी, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग, ये मोनोजेनिक है। एक है डिजीज ऑफ एक्सोक्राइन पैंक्रियाज, जो अभी बात हुई थी, पैंक्रियाज के दो पार्ट हैं, सेंटर में उसका एंडोक्राइन और जिसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन वगैरह हैं, बाहर उसका एक्सोक्राइन पार्ट है। जो उसका बाहर का एक्सोक्राइन पार्ट है, अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाए तो भी डायबिटीज होती है, और उसको बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस होना, पेंक्रेटाइटिस होना, उसके नतीजे में हो सकती है। ये सेकेंडरी डायबिटीज की किस्में हैं। फिर है ड्रग इंड्यूस्ड डायबिटीज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये जो एड्स के पेशेंट्स हैं, एचआईवी वाले या ऑर्गन ट्रांसप्लांट वाले, इनको सारी उम्र स्टीरॉयड लेने पड़ते हैं। तो स्टीरॉयड ज्यादा अरसा लेने से भी डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, ये हो गई सेकेंडरी डायबिटीज। इसके बाद है प्री डायबिटीज, एक कि डायबिटीज होने से पहले, एक है बिल्कुल नॉर्मल, एक उसके बाद है प्री डायबिटीज स्टेज, शुगर होने से जरा पहले की स्टेज, उसको प्री डायबिटीज बोलते हैं। तो प्री डायबिटीज भी एक इंपॉर्टेंट फेज है, इसके अंदर भी लाइफस्टाइल चेंज करना होता है ताकि आप शुगर से बच जाएं। और नीचे लास्ट पे लिखा है कि 90% ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स हैव टाइप 2। तो सो अब हमने जितनी ये किस्में पढ़ी हैं, उनमें सबसे ज्यादा टाइप 2 है 90%, 5% है जो टाइप 1 वाले हैं, और ये जो सेकेंडरी बाकी सारी किस्में हैं, ये बाकी का 5% है। तो हम मोस्टली जिन पेशेंट से हमें वास्ता पड़ता है वो टाइप 2 के होते हैं। पूरी दुनिया में ये टाइप 2 सबसे ज्यादा है। और टाइप 2 जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से है। और टाइप 2 जो है, इसका में लाइफस्टाइल का बहुत पार्ट है, और इसमें लाइफस्टाइल को चेंज करना ही इसकी असल मैनेजमेंट का हिस्सा है। जब हम फिर अगले मॉड्यूल्स में उन पे जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेकिन थैंक यू वेरी मच। अब ये हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन है, और आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, खैरियत से हैं? अच्छा सर, मेटाबॉलिक की वजाहत करते हैं, ये क्या चीज़ होती जी थैंक यू दानिश साहब। एक्चुअली हमारा जो बॉडी के अंदर सेल्स है ना, सेल्स के अंदर जाके जो हम खाते पीते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होने का जो सिस्टम निज़ाम है, एक मशीनरी है जो उसको कन्वर्ट करती है फिर एनर्जी में। तो वो सारे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। उसके फिर दो पार्ट हैं, एक एनाबॉलिज्म है और एक कैटाबॉलिज्म है। एनाबॉलिज्म के अंदर हम जो खाते हैं उससे चीजें जाके बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं, मसल्स बनेंगे, फैट सेल्स बनेंगे और वगैरह वगैरह। तो वो एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म जो है, इसके नतीजे में कुछ चीजें ब्रेक डाउन भी हो रही होती है, जो पुराने सेल्स हो गए हैं उनकी टीयर है, उनकी तोड़ फोड़ हो रही है। ठीक है, तो वो कैटाबॉलिज्म, ये दोनों चीजें मिलके मैकेनिज्म मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। और उसके अंदर लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जितने हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे अभी लबलबा पेंक्रियाज हमारे शुगर के हवाले से, तो इसको मेटाबॉलिक डिजीज और भी हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की होगी डिजीज, तो वो फिर हम उसको मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं। तो एक्चुअली मेटाबॉलिज्म हो रहा है सेल के अंदर, क्योंकि ये उस मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है ये डिजीज, इसलिए इसको मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं। अच्छा सर, एक्सक्यूज मी, फैजान बोल रहा हूँ। तो जी जी। पूछना था, आपने अभी बताया जो फ्लू के वायरसेस होते हैं वो और बीटा सेल होते हैं, इनकी शेप सेम होती है। जी जी। तो जब इनके इम्यून सिस्टम इनके खिलाफ जो भी एंटी चलता है तो वो सेम ही होते हैं, तो इनसे कैसे सेव रहा जा सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम सिर्फ फ्लू के वायरस को ही अटैक करे, ना कि आपके दूसरे उसके बीटा लिए सेल को करे? फ्लू की, जैसे अब वेस्टर्न वर्ल्ड में वैक्सीन हर साल सबके लिए लगवानी लाजमी है। जी जी बिल्कुल जी सर। तो वो वैक्सीनेशन ही हल है, वैक्सीनेशन करवाएं। जी, उसके अलावा जी फैजान, आपको आंसर मिल गया? क्योंकि जी जी जी, अदरवाइज, थैंक यू सर, चूंकि थैंक वो यू दोनों जी। सेम हैं, जैसे मैंने कहा ना, अगर आपके लोगों ने दुश्मन वाली वर्दी पहनी है, बॉर्डर पे लड़ाई हो रही है, जी तो सर। आपकी फौज अपने लोगों को भी मार लेगी दुश्मन की वर्दी, जी क्योंकि जी। उसमें है ना। हम्म, तो ये बिल्कुल जी सर सेम बिल्कुल। इम्यून सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। तो ये जी पॉसिबल सर। नहीं है उसको बचाना। ठीक। लेकिन और वैक्सीनेशन जी है जी, इसका आंसर, कि आप वैक्सीन करके वैक्सीनेशन अपने आप को है, प्रोटेक्ट कर लें फ्लू से। वो ईयरली जो है वो लगवानी होती है जी जी। हर साल। हाँ जी, जी सर, हर थैंक साल। यू। है? सर, जी हमारे पाकिस्तान में वैक्सीनेशन होती है लोग? जी। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल होती है। जी जी, हो रही सारी है हर जगह साल, बाबा सिटी में मैं जी खुद लगाता हूँ। जी। जी बिल्कुल अवेलेबल है सर, ये फ्लूवैक के हाँ नाम जी, से हर और इन्फ्लूवैक के नाम हर से, इन्फ्लुएंजा के नाम से हर इन्फ्लुएंजा के बाबा नाम से सिटी में। बेशुमार बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांड्स अवेलेबल हैं। सर, ये किस उम्र में लगवानी चाहिए वैक्सीनेशन?
वैक्सीनेशन हर तो एज में? हर एज में लगती है। ओल्ड एज में ज़्यादा ज़रूरत होती है, और जो है वो बचपन से ही शुरू की जा सकती है। तो जी सर, टाइप जो 2 के मैंने पेशेंट है इसका तो पढ़ा था, जी जी। ऐसे जो 6 टाइप माह 2 से सारे एट द एंड तक जो इसकी डिटेल। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आपके जो है ना, वैसे तो आपके 1.5 साल तक बाकी वैक्सीनेशन भी चल रही होती हैं, जी ठीक है। बिल्कुल सर जी। तो बाकी अभी एक और थेरी भी है ये कोविड के अंदर, उसने काफ़ी इन हुई थी कि जब आप मल्टीपल किस्म की वैक्सीनेशन ले रहे होते हैं तो उनसे खुद से हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। जी तो जो बच्चे बिल्कुल कोई भी वैक्सीनेशन नहीं लगवाते वो इसलिए ज़्यादा होते हैं रिस्क पे। तो जी जैसे ही आप जो रूटीन की वैक्सीनेशन बच्चों ने करे, उसके बाद फिर बाकी जो जैसे हमारा ईपीआई में नहीं अवेलेबल गवर्नमेंट के जी उसके अलावा जो हैं फिर लोग वो भी लगवा लेते हैं। तो फिर वो अच्छा, उसमें इश्यूज और भी हैं। यहाँ एक टेक्निकल जो कि आपने क्वेश्चन रेज किया है, एक्चुअली फ्लू का वायरस भी हर साल अपने आप को, जैसे ही आप वैक्सीन बना लेते हैं डेवलप करते हैं उसके अगेंस्ट, आपको पता ही है कोविड का जब वैक्सीन आ जाती है तो फिर वायरसेस भी अपने आप को म्यूटेशन से चेंज करते रहते हैं। तो जो जी वैक्सीन बनती हैं फौरी तौर पे वायरस अगली दफा अपने उसके स्ट्रेन्स में म्यूटेशन आ जाती हैं, चेंज कर लेते हैं। फिर वो रिसर्च करके अगली दफा उस स्ट्रेन्स के खिलाफ वैक्सीन बनाते हैं। ये मुसलसल प्रोसेस पिछले 50 साल से चल रहा है। तो अगली वैक्सीन आ जाती है उसके स्ट्रेन के अगेंस्ट, वो फिर म्यूटेशन कर लेता है। वायरसेस में ये म्यूटेट करने की कैपेसिटी बहुत तेज ज्यादा होती है। तो ये इश्यूज फिर भी हैं, उसको फिर भी रोकना रोकना मुश्किल होता है। जी। और सर ये ये जो जी जी, कोविड में वैक्सीन चेंज कर करके लगाई गई थी, वो उसकी भी बेसिक रीजन फिर यही थी? यही थी क्योंकि उसका जैसे ही, हाँ जी, वो बार बार उसके स्ट्रेन जो है ना वो हिट होते हैं पीपल के साथ, तो वो अपने आप को म्यूटेट करते हैं। जी, मोहसिन साहब का भी हैंड रेज है सर। जी मोहसिन साहब अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी सर, थैंक यू सो मच सर जी जी, थैंक तमाम यू। बातों के लिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, जी जी अगर जो है इनका सोर्स है वो भी पता है, लेकिन इनका जो टेक्निकल या मेडिसिनल इफेक्ट है वो, उसमें मैं ना एक चीज़ में कंफ्यूज हूँ कि जो क्या जो फ्रुक्टोज है जो कि फलों में पाया जाता है प्योरली, तो जी उसका वो किस हद तक इफेक्टिव है जो है वो मरीज के लिए जो शुगर वाला है। क्या उसको ये तीनों चीजें ही मना होंगी, मतलब ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रुक्टोज? इसमें इसको थोड़ा सा जरा बता हाँ दीजिए जी, कि कौन सी चीज है। जी जी, थैंक यू। असल में ये वाला टॉपिक हमने आगे, हमारा एक जो डाइट वाला मॉड्यूल आएगा हम उसमें इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं क्विकली इसका आंसर दे देता हूँ कि सुक्रोज एक्चुअली जो आपकी टेबल शुगर है ना जो आपको अवेलेबल होती है उसको सुक्रोज जी बोलते सर। हैं। उसके अंदर जी एक ठीक। मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और एक मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज का है, ठीक है। जी ठीक। ओके, फिर हमारे जो फ्रूट्स हैं उनके अंदर फ्रुक्टोज ज्यादा होता है। एक जी चीज, हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की मशीनरी या सिस्टम तो कुछ ना कुछ है, और इंसुलिन है उसके साथ डील कर लेती है। लेकिन फ्रुक्टोज को डील करने के लिए, मेटाबोलाइज करने के लिए, एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए बहुत अच्छी मशीनरी अवेलेबल नहीं है। सो फिर क्या होता है कि लिवर जो है वो उसको फौरी तौर पे फैट में कन्वर्ट कर देता है, स्टोर करी जाता है करता है। तो वो हमारे लिए नुकसानदेह है फ्रुक्टोज जो है। इसलिए फ्रुक्टोज तो बहुत लिमिटेड अमाउंट में होगा तो वो बॉडी उसको डील कर लेगी, अदरवाइज तो वो सारा वो प्रॉब्लम। इसलिए फ्रुक्टोज किसमें, फ्रूट्स में, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। ये जो हमारी टेबल शुगर है इसको सुक्रोज बोलते हैं, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है और एक फ्रुक्टोज का है। बाकी हम इसकी डिटेल थोड़ी सी फिर इंशाल्लाह उस मॉड्यूल में बात करेंगे। इंशाल्लाह। जी थैंक यू सर। सर जो थैंक आपकी स्लाइड्स हैं अगर ये ग्रुप में शेयर कर दी जाए तो जरा मजीद फायदा हो जाएगा। जी जी, हमारी रिकॉर्डिंग है, हम इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे ग्रुप में। बहुत जी ठीक है, थैंक यू। अभी हम इसके बाद जो है ना पोस्ट टेस्ट शेयर करेंगे, तो आप, हाँ जी, उस आपने जो है वो पोस्ट टेस्ट भी ग्रुप में फिर आपने वो अटेम्प्ट कर देना है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।